आज हम आपको 12वीं क्लास का राजनीति विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम उदारवाद पढ़ा रहे हैं। उदारवाद क्या होता है, इसका जन्म कब हुआ। उदारवाद काफ़ी पुरानी राजनीतिक विचारधारा है। इसका उदय 16वीं शताब्दी में हुआ और इंग्लैंड की 11वीं क्रांति 1668 में हुई। उसके बाद फ्रांस क्रांति, फिर अमेरिका की स्वतंत्रता में मानव अधिकारों की घोषणा की चर्चा उदारवाद के अंतर्गत ही आती है। उदारवाद का अर्थ राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उदारवाद का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी कठिन है। कई विद्वानों ने इसकी कोशिश की है। ये वो सिद्धांतों का समूह है जिसके अंतर्गत या सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि एक दिमाग की उपज है, यानी दिमाग की आदत है। फिर भी इसका अर्थ उदारवाद इतनी गतिशीली और रचीली और लचीली अवधारणा है कि इसका सूक्ष्म अर्थ नहीं किया जा सकता। फिर भी कई विद्वानों ने इसका अर्थ निकालने की कोशिश की है। कई विद्वानों ने कहा है कि उदारवाद जो है उसके अंतर्गत सुधारों का एक सिद्धांत है। ये एक सुधारों का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार को संपर्क पर आधारित है। अर्थात इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत सिद्धांत भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे आपका व्यक्ति की अधिकार क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, और अनुक्रियाशील सरकार कैसी रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, निष्पक्ष रहेगी, या न्याय व्यवस्था कैसी रहेगी, इत्यादि सब बातों पर निर्भर करता है। अब आता है उदारवाद की जो हम परिभाषा क्या दें, तो उदारवाद की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि उदारवाद स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता पर विचार धारा या विचार सरकार में एक नीति, प्रक्रिया, समाज संगठन का एक सिद्धांत या व्यक्तिगत समुदाय के लिए जीवन का एक अंग है, ये भी हम कह सकते हैं। या हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि उदारवाद जो है वह लोकतांत्रिक राज व्यवस्था, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता, व्यक्ति के मानव अधिकारों की मानवीय प्रसन्नता का साथ देता हूँ या न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता हूँ, तो हम उसको उदारवाद कह सकते हैं। अब आती है उदारवाद की विशेषता क्या है। उदारवाद की विशेषता पहली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता देता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उसके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो सकता उसके रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, आने जाने में पूर्ण स्वतंत्रता हो। दूसरा होता है व्यक्तिगत सिद्धांत में व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत भी है, क्योंकि उदारवाद का आरंभ भी व्यक्ति के साथ हुआ
और अंत भी व्यक्ति के साथ ही होता है, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत केंद्रित सिद्धांत भी कह सकते हैं। तीसरी विशेषता है पूंजीवाद। उदारवाद जो है ये इस बात की भी वकालत करता है कि पूंजीवाद होना चाहिए, लोगों को निजी संपत्ति होनी चाहिए, अपना व्यवसाय चलाने में पूर्ण रूप होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए और अधिकतम लाभ कमाने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी है। दूसरा है सीमित राज। उदारवाद जो है सीमित राज का भी सिद्धांत की वकालत करता है। उदारवाद राज को व्यक्ति की भलाई में एक साधन मानते हैं। प्रत्येक प्रकार के जितने भी सर्वशक्तिमान राज्य का विरोध भी करते हैं। उनका विचार है कि उनका जितना भी प्रभावशाली शक्तिशाली होगा व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होगा। अब आती थी पांचवी बात आती है कि परंपरा और अंधविश्वासों का विरोध। उदारवाद पुराने ख्याल पुरानी परंपराओं को मान्यता नहीं देता, वो उसके अनुरूप विपरीत है। अब आता है कि उदारवाद लोकतंत्र का भी या सरकार का भी प्रतिपादन करता है। उसमें यह है कि हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें संविधान में नियम बनाए जाने चाहिए, उनके अनुसार सरकार को चुना जाना चाहिए, इसलिए लोकतांत्रिक भी है। अब लोक कल्याण इसमें है कि व्यक्तिगत है तो लोक कल्याण तो हो गई, तो इसमें लोक कल्याण के बारे में भी कहा है कि एक व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके लोक कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। अब उदारवाद की कुछ कमजोरियां भी हैं, जिसमें पहली कमजोरी है कि समानता का अधिकार। तो सबको समानता का अधिकार देना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरी है सब अवसरों पर सबको एक तरह का अवसर और वादा करना, सबको एक समान समझना, सबको अवसरवाद का सबके लिए एक ही समान अवसरवाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए चुनौती है। दूसरा लोगों के लिए कल्याण होना। हमेशा कोई बात लोगों के लिए कल्याण की हो सकती है, दूसरी नहीं भी हो सकती। तीसरा आता है कि समतावादी समाज की स्थापना का प्रयास करना, यानी ऐसा समाज जहाँ पे सब लोग समान हैं, ये सोचना बहुत कठिन कार्य है। तो ये सब उसकी एक कमजोरी है। अब हम आते हैं मार्क्सवाद। 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी देशों में कारखानों की स्थापना हुई। पूंजीवाद व्यवस्था का उत्पादन से परिणाम से मजदूरों की संख्या बिगड़ने लगी। कारखानों में प्रवेश पाने वाले मजदूर सब प्रकार से उनका शोषण होने लगा। परिणाम स्वरूप मजदूरों के शोषण से अमीर गरीब का फासला बढ़ता गया, असमानताएं बढ़ती गई। उस समय कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद दुष्प्रभावों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया और वैज्ञानिक तौर पर कहा कि सबको मिलकर एक ऐसा समाज है जिसमें गरीब का भी ध्यान दिया जाए, यानी उनको स्वयं गरीबों को भी उसका ध्यान दिया जाए, सतह सबको समान समझाया और एक समान सभ्यता होनी चाहिए। यानी पूंजी ये नहीं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए। उसमें मार्क्स भी थे, चीन के म्याओ भी थे और रसिया के लेनिन भी आते हैं। तो मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत क्या थे? मार्क्सवाद मजदूर वर्ग का एक राजनीतिक दर्शन था। वह उदारवाद पूंजीवाद वर्ग का भी दर्शक था। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन के प्रभाव आते हैं और समाज में परिवर्तन जो होता है भौतिक कारण क्या कारण होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिनसे
द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद जिसे हम कहते हैं। मार्क्स की मूल अवधारणा ये थी कि दुनिया भर के में कुछ भी अपने आप नहीं होता, बल्कि उसके चारों साइड जो देखते हैं उसमें कुछ कारण होते हैं, कुछ प्रभाव का संबंध होता है। दूसरी बात ये थी कि वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास होता है। तीसरी बात है कि आर्थिक और भौतिक घटक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों के प्रमुख घटक होते हैं। चौथी बात थी कि कुछ सामाजिक और भौतिक विकास विशेष अर्थव्यवस्था को पैदा करते हैं। पांचवी बात है कि सामाजिक वर्ग, विशेष रूप से विरोधी वर्ग, अपने संघर्ष की स्थापना के माध्यम से क्रांति प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही कारण था कि मार्क्सवादी प्रत्येक आने वाले समाज पिछले समाज से बेहतर होता है, यानी ये बात कहता था कि आने वाला समाज है पिछले समाज से बेहतर। छठा पॉइंट है क्रांतियों का अर्थ, समय समय में जो परिवर्तन होते हैं वही उनके लिए एक तरह की क्रांति होती है। नए समाज का परिणाम होने के कारण राज का वर्ग एक संस्था है, यानी नए समाज में जो भी परिणाम होने के कारण जो समाज वर्ग आता है वही एक राज वर्ग कहलाता है। मार्क्सवाद की कुछ अपनी विशेषताएं भी थी, जिसमें उत्पादन का संबंध, किसी भी समय समाज का आधार होते हैं। कहता है कि कोई भी समय पर समाज उसका आधार होता है। जिन लोगों के बीच में सामाजिक संबंध होता है उसे कहा जाता है कि इसका सामाजिक संबंध है। मार्क्सवादी के लिए वह उत्पादन संबंध कहलाता है। उत्पादन की कुछ शक्तियाँ होती हैं, तत्व होते हैं जो उनके संबंध को उत्पन्न करते हैं, और ये कई विधियों के कारण हो सकते हैं। दूसरा होता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, आर्थिक और भौतिकवाद, निर्धारणवाद भी व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास में मार्क्सवाद अर्थव्यवस्था यह है कि इतिहास उत्पन्न की शक्तियों की आत्मा का रिकॉर्ड है, ये कहा जाता है। अब आता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्सवादी में एक और विशेषता है कि मार्क्सवाद कहता है कि मजदूर जब उत्पादन करता है और उसमें अपना भागीदार रहता है तो उसमें मूल्य निर्धारित भी करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। सारा जो प्रॉफिट है या अतिरिक्त मूल्य है वो उत्पादन करता है, जो निर्माता होता है उसके पास जाता है, जबकि इसको भी मिलना चाहिए। अब आता है वर्ग संदर्भ का सिद्धांत। मार्क्सवाद का एक और अन्य सिद्धांत है, उनके विचार में आज तक इतिहास विरोधी वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी वर्ग संघर्ष वर्ग सीमाओं या समाजों की विशेषता को बताता है। समाजों में कोई भी वर्ग संघर्ष कई बार नहीं भी होता है, ऐसे समाजों में कोई विरोध वर्ग भी नहीं आता है, जैसे कि दास समाज वाले, सामंत समाज वाले, पूंजी समाज वाले, ये वर्ग जो है संघर्ष मुख्यतः होते हैं। तो 3 प्रकार के इतिहास में हमें समाजों के बारे में देखा भी है। अब ये था हमारा मार्क्सवाद का सिद्धांत। अब आते हैं हम गांधीवाद सिद्धांत। महात्मा गांधी जो है 1869 से लेके 1948 के बीच में इनका आंदोलन काफ़ी सर्वोच्च नेता रहे। 1917 से 1947 के 30 वर्ष के दौरान ये अपने समय के अधिकांश इन्होंने मान्यताओं और सिद्धांतों को चुनौतियां दी, उनके स्थान पर एक युक्तिकर विकल्प भी प्रदान किया। गांधी जो है मार्क्सवादी थे, उदारवादियों में भी मार्क्सवादी थे, और व्यक्तिवादियों में एक लोकतांत्रिक भी थे, समाजवादियों में वे व्यक्तिवादी भी थे, अर्थातवाद में वो आदर्शवादी या अर्थातवादी भी थे। पश्चिमी सभ्यताओं में उनका क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही। गांधी
कि पश्चिमी सभ्यता के वो काफ़ी आलोचक थे। उनको उनकी सभ्यता से शिकायत थी कि वह जो है अध्यात्म के सार को नष्ट कर रहे हैं, राज और विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग। गांधी जी चाहते थे कि उसी प्रकार के राज के प्रशंसक नहीं हैं जो पश्चिमी लोग चाहते हैं। वे उस प्रकार के राज से संबंधित थे का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें आत्मा रहित मशीन की तरह हो और जिसमें राजतावादी दार्शनिक रूप से राज को स्वीकार तो किया, परंतु अनिच्छा से। तब उनकी अत्यंत आवश्यकता है कि अराजकतावादी प्रत्येक प्रकार के राज के विरोध होता था। अराजकता राज जो था सहित सरकार रहित और कानून रहित विधियों पे विहीन सिद्धांत हैं। गांधीवाद एक अहिंसक समाज या राज के समर्थक थे। उनके विचार के अनुसार लोगों की सहमति समाज में एकता पर आधारित थी। गांधी जी एक राजनीतिक और आर्थिक दोनों में सत्ता को विकेंद्रीकरण की वकालत भी करते थे और गांधीवाद लोकतंत्र की भावना का विकेंद्रीकरण की भावना रखते थे। और विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति को मतलब स्थानीय इकाई से आरंभ होकर मतलब शुरू से होकर ऊपर तक पहुंचना चाहिए, ये उनका विचार था। अब गांधी जी के अनुसार जो साध्य और साधन में एक वास्तविकता के दो पक्ष थे। एक सिक्के के हम कह सकते हैं कि दो पहलू हैं। साध्य साधनों से बनते हैं, जैसे साधन होंगे वैसा ही साध बनेगा। उनका कहने में मतलब जैसे साधन होंगे, जैसे विचार होंगे, उसी प्रकार से आपका राज और साधन के समाज बनेगा। गांधीवाद में समाज मात्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था में धर्म और रणनीति का सिद्धांत नहीं है, बल्कि समाज का सिद्धांत भी होना चाहिए। समाज का भी एक सिद्धांत होना चाहिए। गांधी जी का पूरा सामाजिक दर्शन समानता को दर्शन है। वो समाज को समानता के रूप में दर्शाता है। समानता निरपेक्ष समानता को दृष्टि से नहीं, परंतु अपनी सभी मानव को समान समझता है, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी नस्ल से हो, किसी वर्ग से हो। उसमें भेदभाव को नकारता है। तो ये गांधीवाद था। तो हमने अभी आपको गांधीवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद के बारे में पढ़ाया। आपको मेरा चैनल कैसा लगा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।